जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्वाति आर्या और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। बात करने जा रहे हैं हम युद्ध की, क्योंकि 21 घंटे की बैठक चली है, बातचीत हुई है, लेकिन जेडी वेंस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके एक स्टेटमेंट ने पूरा माहौल बदल दिया। स्वाति, उन्होंने क्लियर कहा कि जो है हमारे जो एग्रीमेंट हम लेकर के गए थे उस पर किसी तरीके की जो है विचार विमर्श करने के बाद निष्कर्ष नहीं निकला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई 21 घंटे तक बातचीत के बाद, हालांकि दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं। बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी, बातचीत अच्छी रही लेकिन हम किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल सही कहा प्रेरणा आपने, और इस बीच लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जेडी वेंस ने जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी रही लेकिन हम किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। जेडी वेंस ने कहा कि मैराथन बातचीत में सहमति नहीं बनने के बाद वो अमेरिका वापस लौट रहे हैं। तो वहीं शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का रुख भी सकारात्मक नहीं दिखा है। उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी कि बातचीत सफल रहे या ना रहे, उनकी प्राथमिकता हॉर्मुज को खोलना ही है। इन सबके बीच लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। नेतन्याहू ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में ईरान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे। नजर डालते हैं वॉर और पीस टॉक पर आज की बड़ी खबरों पर। तो देखिए, तमाम क्या कुछ अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। बातचीत हुई है, शांति वार्ता की उम्मीद थी। स्वाति, देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स इसको नाम दिया गया था और बाकायदा पीस वाला वो जो कबूतर का सिंबल लोगों में लगाया गया, लेकिन पीस तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो और भी ज्यादा डीपन हो चुका है। तो ईरान जंग से पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से एनर्जी क्राइसिस जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में मिडल ईस्ट में जंग को रोकने के लिए इस्लामाबाद में बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों में सुलह की कोशिशें सफल होती बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। रविवार सुबह 3 बजे तक चली वार्ता में कुछ हासिल नहीं हो सका है। बिल्कुल, अमेरिका और ईरान अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शांति वार्ता पर स्थिति को साफ करने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी हम किसी समझौते तक नहीं पहुंचे। जेडी वेंस का ये बेबाक बयान शांति की आस लगाए बैठी दुनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बुरी खबर यह है कि हम किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पाए, और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। इसलिए हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे अमेरिका वापस जा रहे हैं। उन्होंने हमारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। जेडी वेंस का यह बयान पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। शांति वार्ता पर अमेरिका का रुख साफ करने के बाद जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई करने वाले वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के बयान के बाद पश्चिम एशिया में जारी जंग की स्थिति के और भयावह होने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो सीज फायर का ऐलान किया गया कि 2 हफ्ते हम किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे, और उसके बाद 10 तारीख को इस्लामाबाद टॉक्स होनी थी, लेकिन इस बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाया है और ये जाहिर तौर पर दुनिया के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, इस बीच अब आपको जेडी वेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया ये भी सुनवाते हैं। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will.
तो जेडी वेंस को आप लोग सुन रहे थे और इस बीच देखिए बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। शांति वार्ता पर ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान सामने निकल कर आया। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में 2 से 3 बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। बातचीत के दौरान हॉर्मुज और क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल थे। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। और इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच टकराव की वजह से किसी डील के बिना वार्ता खत्म हुई। हालांकि ईरान ने कहा है कि कूटनीति अपना काम करती रहेगी और बातचीत का अंत हो सकता है, लेकिन कूटनीति का नहीं। ईरान के इस बयान से उम्मीद जागी है कि मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के 2 सबसे बड़े मुद्दे स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही और संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा है। अमेरिका स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज में बेरोक-टोक और सुरक्षित शिप की आवाजाही चाहता है। और अब देखिए ईरान की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दी गई है कि बेशक बातचीत का अंत हुआ है, लेकिन कूटनीति का नहीं। लेकिन स्वाति, इतना तो साफ है, जब 21 घंटे बातचीत चली है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कंक्लूजन नहीं निकल पाया, तो आगे की बातचीत और भी मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल सही कहा प्रेरणा आपने। अब तो सवाल यहां पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान की तरफ से पहले ही कर दिया गया था कि उन्हें अमेरिका पर, ट्रंप पर ट्रस्ट ही नहीं है, और वही चीज सामने निकल कर आई। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो एक टेबल पर आए तो दोनों ही देश, लेकिन बनती हुई नजर नहीं आई है। और यही वजह है देखिए, अब क्योंकि 21 घंटे तक ये बातचीत चली इस्लामाबाद में, कोशिशें जरूर की गई लेकिन बेनतीजा रही, बातचीत नहीं बन पाई। और जेडी वेंस की तरफ से भी देखिए इस बात का जिक्र किया गया कि हमने उनके सामने बहुत अच्छी डील रखी थी, बहुत अच्छी शर्तें रखी थी, खुले दिमाग से हम यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन ईरान के सामने जो पॉइंट्स रखे गए थे, शर्तें रखी गई थी, वो नहीं मानी गई ईरान की तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने। बिना किसी डील के जेडी वेंस जो है वो वापस लौट रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की, देखिए 21 घंटे तक जब ये बातचीत चल रही थी तो पूरी दुनिया के जहन में एक उम्मीद जरूर थी कि हो सकता है कहीं ना कहीं एक बिंदु कहीं पर तो बात बने, ताकि ये जो तबाही का मंजर लगातार हम देख रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो चला है और अभी भी ये रुका नहीं है, केवल और केवल तबाही नजर आ रही है, इस पर एक फुल स्टॉप लग जाए। और ईरान से कई मुद्दों पर बातचीत हुई, मध्यस्थता की पाकिस्तान ने, और लेकिन अब खबर जो आई वो ठीक नहीं। जब से जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्लियर उन्होंने कहा कि शांति वार्ता हुई लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई है। और चलिए आपको अब बताते हैं कि जेडी वेंस ने क्या कुछ अहम बातें कही हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ईरान से कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत हुई। देखिए हालांकि उन्होंने कहा है कि बातचीत तो सही ढंग से हुई है, 21 घंटों में 10 बार से ज्यादा बातचीत हुई है। 21 घंटे ये पूरा टेन्योर ड्यूरेशन, 10 बार से ज्यादा वार्ता, बातचीत का लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। हम खुले दिमाग से यहां आए थे, ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी है, ईरान परमाणु हथियार ना हासिल करे। और देखिए ऐसा लगता है कि जहां स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज की बात थी, लेकिन ये परमाणु सेंट्रिक हो चुकी थी बातचीत। इस पर भी अपने पैनलिस्ट से डिस्कशन करेंगे। बहरहाल और क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही जेडी वेंस ने, अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए ये बुरी खबर है। हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं बिना किसी डील के, ये क्लियर कर दिया है जेडी वेंस ने कि बातचीत अच्छी हुई है। और अब आपको बताते हैं कि अब ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ईरान का क्या स्टैंड है इस पूरी बातचीत को लेकर के। मैराथन मीटिंग के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है, ईरान क्या कुछ कह रहा है वो आपको दिखाते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट्स। अभी अब आपको जेडी वेंस की बड़ी बातें बता रहे थे, और अब ईरान की तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट्स आए हैं कि मैराथन मीटिंग तो चली है लेकिन उसके बाद भी कोई सहमति नहीं हुई है, बातचीत बिना किसी डील के खत्म हो गई। हॉर्मुज क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत उलझी है, क्योंकि देखिए जो 10 पॉइंट्स जो समझौते के रखे थे, ईरान ने जो डील मांगी थी, जो पॉइंट्स रखे थे, उसमें ये सब कुछ शामिल था, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बनी है। हॉर्मुज क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत उलझी है, अविश्वास के माहौल में बातचीत हुई, एक सत्र में समझौते की उम्मीद नहीं थी, जटिलताओं के कारण समाधान नहीं निकला है। ईरान अपने हितों की रक्षा करेगा, अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे, युद्ध और शांति में कर्तव्य निभाना चाहिए, आगे भी वार्ता जारी रहने के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेशक ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो बातचीत है उस पर फुल स्टॉप लगा है, अंत हुआ है, लेकिन कूटनीति वाला रास्ता भी बाकी है। और यह भी कहा गया कि केवल और केवल एक वार्ता से समझौता संभव नहीं है।
अब ऐसे में इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि आखिर ये वक्त क्यों मांगा ईरान ने। और देखिए स्वाति, 21 घंटे बातचीत चली। अब एक तरफ से जेडी वेंस ने पहले ये कहा कि बातचीत तो सकारात्मक हुई, एक उम्मीद जागी, लेकिन उसके अगले स्टेटमेंट ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने क्लियर कहा कि किसी भी तरीके का समझौता नहीं हुआ है, कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रेरणा, क्योंकि लगातार इसी को लेकर हम बात कर रहे थे और इस पर हर किसी की निगाहें भी थी कि क्या इस वार्ता से निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो बातचीत थी, वार्ता थी, वो बेनतीजा निकली। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। रिटायर ग्रुप कैप्टन वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रजनी सिन्हा दिल्ली से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आगे अब क्या चीजें नजर आती हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले वीएन झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 21 घंटे की वार्ता चलती है, इस्लामाबाद टॉक्स 21 घंटे चला, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ सबने उम्मीद लगाई थी कि शायद कहीं ना कहीं कोई तो बातचीत बनेगी, एक पहलू पर तो सहमति बनेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, खाली हाथ लौट गए हैं जेडी वेंस। जी, इसके संकेत आ रहे थे, क्योंकि जब ये वार्ता शुरू होने जा रही थी और उसी समय में डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे ईरान को। आपको वो सारी सीक्वेंसेस सबको याद है। तो इन धमकियों के बीच में दो चीजें हो सकती थी। या तो ईरान सरेंडर कर दे, जो कि इसको सेकेंड डे को भी, वॉर का जो सेकेंड डे है 1 अप्रैल, उस दिन भी उसको ऑप्शन दिया गया था कि आप सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद हम आपके ऊपर में हमला बंद कर देंगे। तो न ईरान तब सरेंडर किया और न कल के दिन में वो करने के लिए तैयार था। आज कह लीजिए, आज वो कंक्लूड हुआ है वो वार्ता। तो ये इसके संकेत आ रहे थे, लेकिन मामला न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे, अदर न्यूक्लियर एम्बिशन पे अटक जाएगा, इसकी संभावना हमें कम लग रही थी। क्योंकि ईरान जो था, इसकी हिस्ट्री पूरी देख लीजिए। 1969 में अमेरिका ने ही वहाँ पे पहला 5 मेगावाट का तेहरान में ये न्यूक्लियर जो फैसिलिटी थी, रिसर्च प्लांट था खास करके, वो लगाया था। उसमें ज़रूरत होती है यूरेनियम की, जो कि 3.5% है, वो सफिशिएंट है। तब अमेरिका वो फ्यूल उसको प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन 2002 में पाकिस्तान की सहायता से मुजाहिदीन एक खालिक, एक वहाँ पे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसने नतांज और अनराक में पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पे इनरिचमेंट प्लांट वहाँ पे लगवाया। पाकिस्तान की चोरी की हुई जो टेक्नोलॉजी थी वो वहाँ पे लगी। 2007 में पहली बार जब ये यूरेनियम बन के वहाँ से निकला 3.5%, तभी यूएस ने ईरान को यूएन में लेके घसीटा था 2007 में, दिसंबर 2007 में, कि एनपीटी साइन करने के बावजूद ईरान ने अपने ज़मीन पे ये एम्बिशन ली है और इनरिच कर रहा है यूरेनियम को। तो इसका बॉम्ब बनाने का प्लान है। 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद के सीक्वेंस देखते जाइए। फरवरी 2010 में ईरान ने खुद कहा था कि मैं 20% यूरेनियम बना रहा हूँ। क्यों? कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि ज़रूरत थी 3.5% की। उसके बाद खमैनी का स्टेटमेंट देख लीजिए 2021 में, कि ईरान ऑलरेडी 60% यूरेनियम इनरिच कर रहा है। और उसी साल जुलाई में रूहानी ने कहा था कि हमारे पास कैपेबिलिटी है 90% यूरेनियम इनरिचमेंट की। मतलब सीधा सीधा आपको दिखा रहा है कि वो जो अपना एक उसका संकल्प था इस्लामी बॉम्ब, उसके तरफ में वो जा रहा है। तो ये जिसकी एम्बिशन हो, उसको आप एक वार्ता में, पाकिस्तान में जो कल वार्ता हुई थी, उसमें आप उसको उस पर लगाम लगा दें, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए, आपके पास में जब टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके जो साइंटिस्ट हैं उनके जब दिमाग में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप कल जब वॉर खत्म हो जाएगा, परसों से फिर से दूसरा जो इनरिचमेंट प्लांट है वो लग जाएगा और फिर से वहाँ पे वही 90% इनरिचमेंट जो शुरू होगी वो बॉम्ब बनाने के लिए होगी।
तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये सिर्फ मामला है कि इतने साल अब ईरान पीछे चला गया है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो ईरान की जो अमेरिका की 2 शर्तें थी कि आपकी जो न्यूक्लियर जो एम्बिशन है उसको आप छोड़ दीजिए, आप बम बनाने के लिए छोड़ दीजिए, और वो 440 किलो जो यूरेनियम थे उसको आप हमें समर्पित कीजिए। वो 440 किलो यूरेनियम जो है, इस पे बहुत बड़ा संशय है। क्या वो 60% है? क्या वो 90% है? अगर 90% है तो वो ऑलरेडी बम बनाने के लिए वो सफिशिएंट है। उससे बहुत सारे बम बन जाएंगे, 12 से 14 तक बम बन जाएंगे उससे। तो वो अमेरिका को सुपुर्द कर देगा, ये लगता नहीं है कि वो कभी भी एग्री करेगा। यहीं पे बात अटक गई थी। इसके अलावे कुछ चीजें जो कल ऐसी हुई थी जो कि ईरान को मंजूर नहीं था। एक तो लेबनान पे अटैक चल रहे थे, अटैक पे अटैक चल रहे थे हिजबुल्लाह का, उसके ऊपर में यूएस बात करने को तैयार नहीं था। और दूसरी, अमेरिकन शिप वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करने जा रहा था, जिसके लिए कि ईरान ने कहा था कि वी हैव आवर फिंगर्स ऑन द ट्रिगर, जी। अगर आपने वहां पे कोशिश की एंटर करने की तो हम आपको तबाह कर देंगे। तो ये सब चीजें के चलते कोई ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ और दोनों में संजीदगी नहीं थी। जी। ईरान हालांकि बहुत मार खा चुका है इस वॉर में, लेकिन फिर भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जानता है कि दुश्मन की गर्दन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो उसके पकड़ में आ गया है। तो वहां पे अमेरिका कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। अगर कुछ करने की कोशिश करेगा तो इसके बहुत ब्लडशेड होंगे। बिल्कुल, और ठीक कहा सर आपने। और क्योंकि यही कारण भी है कि जो 10 सूत्रीय प्लान था, जो मांगे थी ईरान की, उसमें क्लियर था। वो एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी बात कर रहा है, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी कब्जा चाहता है और उगाही की मांग कर रहा है कि हमें डॉलर इतना देना चाहिए तभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देंगे। लेकिन वो तो नेचुरल एंटिटी है ना सर, उस पर थोड़ी किसी एक कंट्री का राज हो सकता है। सैंक्शंस हटाने की बात कर रहा है, सैंक्शंस लगने पर तो ये हाल है ईरान के, सैंक्शंस हट जाएंगे तो बेलगाम और हो जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चीज संशय है। देखिए, अमेरिका के पास में एक जीता जाता एग्जाम्पल है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान अमेरिकी संरक्षण में एनपीटी का धमकी के बावजूद, सैंक्शन के बावजूद, अमेरिकी सुपरविजन के बावजूद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है चुरा के, बाकी कंट्री से चुरा के वहां पे न्यूक्लियर बन गया, जिसका सर्टिफिकेट अमेरिका दे रहा था कि नहीं, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल वहां पे है कि अमेरिका के सुपरविजन में, अमेरिका के आंख के नीचे में आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। तो जब ईरान को ये ऑप्शन है, कल को अगर ईरान न्यूक्लियर बन गया तो जिस तरह का अभी अटैक किया था अमेरिका ने, वो अटैक नहीं कर पाएगा फिर कभी फ्यूचर में। ईरान के ऊपर में इसलिए अटैक हुआ ना कि उसके पास में बॉम्ब नहीं था उधर, क्योंकि उससे ज्यादा रैडिकल स्टेट तो पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, जब रैडिकल है, जब दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होती है उसका एक धागा आके पाकिस्तान से जुड़ता है, तो पहले तो पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को क्यों नहीं खत्म कर रहा है? क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर एम्बिशन, न्यूक्लियर शक्ति है। तो जब ये जानता है ईरान कि अगर न्यूक्लियर शक्ति हमारे पास में आ जाए तो फिर कोई अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो अपना ये एम्बिशन इतनी आसानी से नहीं छोड़ देगा कि हर आने वाले साल में, हर 10 साल में अमेरिका या ऐसे कोई देश उसके ऊपर में उसका नैरेटिव पकड़ने, मतलब उसका गर्दन पकड़ने के लिए तैयार होंगे। तो ये चीजें हैं, वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। जबकि खास करके ईरानियन साइंटिस्ट के पास में वो टेक्नोलॉजी है। जब आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, जिस दिन वार खत्म हो जाएगा, 2 साल 3 साल के अंदर में वो सारे इनरिचमेंट प्लांट फिर से आ जाएंगे और फिर से वो 90% की एम्बिशन लेके वो आगे चलेगा। बिल्कुल ठीक है वीएन झा सर, अब मैं लौटूंगी आपके पास। इस पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी और ये भी आगे जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगला कदम अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से क्या उठाया जा सकता है। सीज फायर बना रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, ये तमाम यहाँ पर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मेरे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर मौजूद हैं, साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी की भी मौजूदगी है। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 21 घंटे वार्ता चलती है, पाकिस्तान मध्यस्थता करता है, लेकिन आउटकम क्या निकला? जीरो, कुछ नहीं। बहुत मजेदार बात यह है प्रेरणा कि पाकिस्तान का बयान है, वो उसने थैंक यू बोला है अमेरिका को और ईरान को। अब किस बात के लिए पाकिस्तान ने थैंक यू बोला है ये किसी के समझ में अभी नहीं आ रहा है। आपके यहाँ 21 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का ये कहते हुए निकल गया कि बेनतीजा रही।
हम लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंशियल टॉक नहीं किया है। नहीं वो किया। कह रहे हैं हम वापस जा रहे हैं, ऐसा कहते हुए वो चले गए। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा। आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि हाँ अब आगे होगा क्या। तो बयान खुद डोनाल्ड ट्रंप का ही है कि अगर ये बेनतीजा रही ये बातचीत, इस्लामाबाद टॉक जो आज नहीं हो पाई सक्सेसफुल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा ये टॉक्स तो हम हमला करेंगे। हमला करेंगे और कहां करेंगे। अब फिर से जो बयान है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को हर हाल में खोल कर रहूंगा। देखिए, परमाणु कार्यक्रम पे बातचीत नहीं पूरी होना कोई नई बात नहीं है। सबको पता था कि ईरान पहले से कह रहा था कि हम 6 महीना लड़ेंगे लेकिन हम परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि हर हाल में हम आपको परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। वो मुद्दा वहीं का वहीं है। जंग के लिए जो सबसे बड़ा कारण था परमाणु कार्यक्रम बोल करके डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो अभी भी वही है। पहले 39 दिनों का जंग हो चुका है। अगर ऐसे में दोबारा फिर से हमले होने लगे, और अभी फिर से कहा है अमेरिका ने कि उसके 2 युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ पहुंच चुके हैं। ईरान ने कहा नहीं, कोई भी वहां पर युद्धपोत नहीं आया है, लेकिन हो रहा है ना, अंदर खाने तो चल रहा है। बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में हो सकता है हम देखें कि फिर से हमले शुरू हो जाए। लेबनान में पहले से हो रहा है, अब ईरान पर फिर से शुरू हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैं और आपसे समझने की कोशिश करूंगी। इस बीच कर्नल शिवदान सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो उम्मीद थी वो हुआ नहीं, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण जरूर मिली थी कि बातचीत के बाद कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ तो आउटकम निकलेगा, लेकिन वो निकला नहीं है। और बल्कि जो ट्रस्ट की खाई थी वो और गहरी हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए कि जो जो हिजबुल्ला है वो किसका क्रिएटेड है। वो ईरान के द्वारा खुद क्रिएटेड है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने ये आतंकवादी गुट तैयार किए हैं भारत पर हमला करने के लिए, उसी प्रकार ईरान ने हिजबुल्ला और हमास को तैयार किया था। और जो है एक प्रकार से ईरान का ही फ्रंट है। लेबनान से जो अटैक इजराइल पर होते हैं वो लेबनान का ही फ्रंट है। ईरान जो है हिजबुल्लाह पे नियंत्रण करना नहीं चाहता, मगर अमेरिका और इजराइल से वादा चाहता है कि वो लेबनान पर हमला नहीं करेगा। तो सबसे पहले खुलकर के ये बात आनी चाहिए कि ईरान को हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करना चाहिए, और ये इसमें गारंटी देनी चाहिए कि यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है आगे चल के इजराइल पर हमला नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात विचार करने योग्य ये है कि ईरान ने कभी भी यहूदियों को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो विश्व के नक्शे से इजराइल को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वो यहूदियों को देखना ही नहीं चाहते। आपको याद होगा 1949 में जो इजराइल का निर्माण हुआ था, तो देशों में यहूदियों को तंग करके बाहर निकाला गया था, जिन्होंने जाके इजराइल में शरण ली, इजराइल को बसाया। इसलिए ईरान ने शाह के टाइम में ईरान ने रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल को, मगर जैसे ही ये अभी दूसरा शासन आया है, जो कट्टरपंथी शासन आया ईरान में, उसने इजराइल की मान्यता समाप्त कर दी है। इजराइल को वो मानते ही नहीं कि इजराइल भी कोई देश है वर्ल्ड के मैप पर। और जो एटम बम बनाने का भी जो विचार है ईरान का, वो केवल ये है कि आवश्यकता पड़ने से इजराइल को नक्शे से समाप्त कर दिया जाए, जिसके लिए मौन स्वीकृति सारे अरब देशों की उसको प्राप्त है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि स्थिति और भी खराब हो चुकी है। अभी जो छुपे हुए पत्ते थे वो खुल के बाहर आ गए हैं। हॉर्मोन्स पर जैसे ईरान ने इच्छा जाहिर की है, उसको नया हथियार प्राप्त हो गया है, नया इनकम करने का तरीका प्राप्त हो गया है, सारे जहाजों पर टोल टैक्स लगाना चाहता है। तो ये जो छुपा हुआ था ये एस्पेक्ट, ये खुल करके बाहर आ गया है। और इसके अलावा जो इजराइल का जो ईरान की संपत्तियां कतर वगैरह में जो फ्रीज कर रखी थी अमेरिका ने, उसको ईरान चाहता है कि अमेरिका उन पर प्रतिबंध हटाए। और वो कंडीशन, ईरान की जो कंडीशन, जिन कंडीशनों पे प्रतिबंध लगा था, अमेरिका ने लगा था, वो प्रतिबंध जो है वो कंडीशंस ईरान ने अभी तक पूरी नहीं की हैं, मगर फिर भी वो चाहता है कि वो प्रतिबंध अमेरिका हटाए उन संपत्तियों से, और वो सारी संपत्ति जो है ईरान को वापस मिले। तो ये सब खुले हुए कार्ड जो हैं ये वापस बाहर निकल के आ रहे हैं, जिनके कारण ये स्थिति और भी तनावपूर्ण लग रही है। तो इसी को जब तक ये खुल करके हिजबुल्लाह पर बात नहीं होगी, जब तक हमास पर बात नहीं होगी, इजराइल को पूरी शांति का अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, तब तक यहाँ पर शांति स्थापित होना
काफी ठीक है, असंभव लग सर रहा आपने है। इजराइल का जिक्र किया तो मैं वीएन झा सर के पास जाती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि नेतन्याहू का विजन है ग्रेटर इजराइल का, क्या वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है? क्या वही विजन वो पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? हिजबुल्ला, लेबनान की तबाही लगभग हो चुकी है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वीएन झा सर, कैसे आप देखते हैं ग्रेटर इजराइल के लक्ष्य को, इजराइल के? देखिए, इसराइल चाहता है शांति, वो अपनी एग्जिस्टेंस चाहता है और अपनी वो एग्जिस्टेंशियल वॉर ही शुरू से लड़ रहा है, जब से 1947-48 से उसको रिकॉग्निशन दी, उसको एक स्थान दिया गया है रहने के लिए। बाद में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया, फिर अरब इसराइल वॉर जो है उसकी एक लंबी कड़ी चली है। आज के दिन में वही एक चीज है जो कि इसराइल चाहता है, क्योंकि 2023 की जो घटना हुई 7 अक्टूबर की, इसके बाद वो समझ गया है कि वो तब तक शांति से नहीं रह सकता है जब तक ऐसे एलिमेंट्स को वो खत्म नहीं कर दे, या कम से कम निष्क्रिय ना कर दे। खत्म तो करना मुश्किल है, क्योंकि जो जिहाद एक चीज है जो कि इस्लाम में दी गई है, उसके अंदर में उन्होंने कसम खाई कि और किसी को रहने का दुनिया में, और किसी भी और दूसरे फेथ या रिलीजन को रहने का ये नहीं है, मतलब राइट ही नहीं है। तो आज के दिन में वहां पे इसराइल है, इसराइल ज्यूज को खत्म करना चाहते हैं, कल को वो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जो एसडीपीआई का जो माइंडसेट है वो लेके चलते हैं, तो वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हमारे बगल में है, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट में है, लेकिन हम भी जिंदा हैं, जिंदा ही नहीं, हम पाकिस्तान को एक शैकल में रखे हुए हैं। कल को दिन में इसराइल भी ऐसा ही कर सकता है कि उसका जो गाजा स्ट्रिप है या वेस्ट बैंक है, लेबनान है, बाकी सब कंट्री हैं, वो भी रह सकता है, लेकिन उसको अपनी जो संपन्नता है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो कायम रखनी पड़ेगी। आप खत्म नहीं कर सकते हैं ये इस्लामिक माइंडसेट को, आप खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक इनका कुरान है वो ऐसे जो संस्थाएं हैं पनपती रहेंगी। आज के दिन में 380 से ज्यादा ऐसे संस्थाएं हैं। ये तो हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हिजबुल्ला, हमास और हूती। दुनिया में देखिए कैसे कैसे एक से एक बहुत बड़े बड़े रेडिकल और ऑर्गेनाइजेशन है, अबू सयाब, अल बद्र, अल कायदा, अल शबाब, अल नुसरत फ्रंट, बोको हराम, नाम लेते जाइए। तो इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अब बात की ये वार्ता क्यों फेल हुई? देखिए, ये वार्ता पाकिस्तान में कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रूकेडनेस का एक बहुत बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर था सर कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को चुना गया, जो खुद को नहीं बचा पाता, जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है, वो क्या मध्यस्थता करवाएगा? यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये वार्ता अगर चाइना में होती तो चाइना का इन्फ्लुएंस ईरान पे भी है और चाइना का इन्फ्लुएंस यूएसए पे भी है, चाहे वो यूएसए उसको मंजूर करे या ना करे। तो अगर ये वार्ता चाइना में होती, क्योंकि वही एक ऐसा देश है जिसका इन्फ्लुएंस दोनों के ऊपर में है, भारत का इन्फ्लुएंस भी दोनों के ऊपर में है, लेकिन आज के दिन में भारत अपना हाथ यहाँ पे जलाना नहीं चाहता, क्योंकि अब जो थू होगी पाकिस्तान की, वो आप जान लीजिए कि वार्ता क्यों फेल हुई यहाँ पे। तो आने वाले दिनों में उसको अपना जगह बदलना पड़ेगा। ईरान को और किसी देश पे फेथ नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग टर्की भी जो है वो ईरान नहीं जाएगा। तो फिर वार्ता कहाँ होगी? अमेरिका लेबनान में जाएगा नहीं, अमेरिका जाके वेस्ट बैंक में बातचीत करेगा नहीं, वहां पे उसको इसराइल नहीं करने देगा। तो इसलिए चाइना ही एक ऐसी जगह है, आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की अगर बातचीत होगी, अगर सफलता आप चाहते हैं तो चाइना को चुनिए। चाइना में जाके दोनों जो हैं वो शायद एक रास्ता निकाल लें। दूसरी चीज जो यहाँ पे बात आके अटकती है, देखिए कॉम्पनसेशन मांग रहा है ईरान, क्योंकि ईरान के कितने लोग मारे गए हैं, अगर उनका नाम लीजिए तो आप मतलब ईरान का खुद का जो दिल है वो दहल जाता है। एक एक करके, मतलब आयतुल्लाह खमेनी को मार दिया, आईआरजीसी के हेड को मार दिया, आर्मी चीफ को मार दिया, नेवल चीफ को मार दिया, इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, आईआरजीसी चीफ को मार दिया, मतलब सारे जो फर्स्ट जनरेशन जो लीडरशिप थी सबों को मार दिया। इसका भरपाई कौन करेगा? तो ईरान छोड़ने वाला नहीं है, ईरान कहीं ना कहीं इससे वसूलेगा, या तो अमेरिका को पे करना पड़ेगा कॉम्पनसेशन, या फिर ईरान ने जो अभी अपना एक शिकंजा लगा रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो तब तक वहां पे वसूली करता रहेगा टोल टैक्स, जब तक कि उसका पूरा का पूरा जो क्षति है वो खत्म ना हो, और वहीं पे नहीं छोड़ेगा।
वो अपने आप को उसी पैसे से फिर से सशक्त बनाएगा, फिर से अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब खड़ा करेगा उसी पैसे से। तो ये चीजें हैं। अब कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ेगा कि ईरान की बहुत डैमेज हुई है, उसको उसकी क्षतिपूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो एक बीच का रास्ता निकालने के लिए जो सेंसिबल अप्रोच होता है वो अमेरिका को भी रखना पड़ेगा और वो ईरान को भी रखना पड़ेगा। इसराइल को आप इससे अलग नहीं रख सकते हैं, लेबनान को आप इससे अलग नहीं रख सकते हैं। तो सबों को लेके मिडिल ईस्ट में एक सहमति बनाइए कि आगे का रास्ता क्या है, और उसके बाद ये वार्ता सफल होगी। प्रेरणा, ठीक कहा आपने। और सर, जो आपने कहा कि सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मैं समझना चाहूंगी कि ईरान ने जो 10 पॉइंटर्स दिए थे, क्या वो सेंसिबल अप्रोच था? इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड एयर कमोडोर राणा महेंद्रता सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि बातचीत हुई है लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो देखिए, हम शुरुआत से डे 1 से बैकडोर डिप्लोमेसी और डायलॉग डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो कहीं भी रास्ता सब कुछ धुंधला दिख रहा है। सर, आगे क्या होगा? जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल एंड हेलो टू द फेलो पैनलिस्ट आल्सो। देखिए, ये कहना कि ये टॉक्स फेल हो गई हैं ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन टॉक्स से इन टॉक्स से ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान का कोई लेवरेज किसी भी कंट्री पर नहीं है, तो पाकिस्तान उसमें मीडिएट नहीं कर सकता है, सिर्फ अपनी स्पेस दे सकता है। अगर पाकिस्तान का कुछ लेवरेज रहता, ईरान पर रहता या अमेरिका पर रहता, तो हम कह सकते थे कि इस वार्तालाप से हमें कुछ उम्मीद थी। हमें इस वार्तालाप से और बाकी कंट्रीज को भी इस वार्तालाप से सिर्फ इतना ही था कि स्थिति और बिगड़ ना जाए और डिप्लोमेटिक चैनल्स बिल्कुल बंद ना हो जाए। ये सच है कि ये वाली जो वार्तालाप थी, ये पिछले 47 साल में एक सबसे बड़ी वार्तालाप थी अमेरिका और ईरान के बीच में, जब से वहां पर इस्लामिक रीजन लगा है और वहां पर जो गवर्नमेंट चल रही है वो चल रही है। तो इससे हमें कुछ भी उम्मीद नहीं थी, सिर्फ इतना ही था कि पूरी डिप्लोमेटिक चैनल्स टूटकर और वार एकदम से एस्केलेट ना हो जाए, जो 15 दिन का समय है वो निकल जाए। अगर आप कहें वहां तक ये वार्तालाप बिल्कुल फेल हो गई है, तो वो ऐसा ही उम्मीद था कि इस तरह से किसी तरह से ये समय निकल जाए। अब हम आगे की बात देखते हैं कि क्यों इस तरह से हुआ और क्यों इस तरह से आगे हमें कैसे बढ़ना होगा। कोई भी कंट्री सरेंडर नहीं करना चाहता। ईरान, जैसा कि अभी आपको बताया गया, आफ्टर लूजिंग सो मच, वो चुपचाप सरेंडर कर दे और उनकी बातें मान ले, ऐसा तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। ना ही उनकी इंटरनल गवर्नमेंट के अंदर एक्सेप्ट होगा, ना ही उनकी कंट्री के अंदर ही एक्सेप्ट होगा। तो वो तो रिवेंज मोड पर हैं ही, वो उसमें बहुत क्लियर है। और वो ये भी जानते हैं कि हॉर्मुज उनके कंट्रोल में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी वो इस बात पर अटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास एक ये जगुलर वेन है जिसे वो नहीं छोड़ेंगे। जहां तक अमेरिका की बात है, वो दो चीजें देख रहा है। वर्ल्ड ओपिनियन देख रहा है, अपनी कंट्री के अंदर का ओपिनियन देख रहा है, और उस तरह से कोशिश कर रहा है कि बातचीत बिल्कुल ना टूटे। लेकिन कुछ सोल्यूशन इमीडिएटली उन्हें भी ऐसा उम्मीद नहीं थी, और ना ही वो इससे सोल्यूशन एक दिन में निकालना चाहते थे, वो भी पाकिस्तान। अब ना तो वो चाहते हैं कि उनको पूरा जितने भी उनके सैंक्शंस हैं उन्हें एकदम क्लियर कर दें, ना ही वो चाहते हैं कि जब ईरान नहीं बोलता है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा गिव अप कर देगा और पूरी इंस्पेक्शंस अलाउ कर देगा, ऐसा नहीं कहता है, तो उनके ऊपर सैंक्शंस और उनके जो अमाउंट्स, जितने भी उनके फंड्स हैं, उनको रिलीज कर दे। वैसा भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो सोल्यूशन अभी मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है कि वॉर बहुत ज्यादा बढ़ाना कोई भी नहीं चाहता है। अगर आप ईरान से कहते हैं कि, जो कि एक कंडीशन थी कि आप अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को बिल्कुल कंट्रोल कीजिए और उनसे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, जिसके आंसर में वो कहते हैं कि हमारा भी इन पर पूरा कंट्रोल नहीं है, तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं मगर हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इजराइल और लेबनान का जो युद्ध है वो इसमें एक और अड़चन बनकर आया है बहुत बड़ी, और उसे अमेरिका ने सोच समझकर मंगलवार तक का समय भी दिया है, ताकि मंगलवार तक अगर उन्हें जो भी अपने एम्स अचीव करने हैं वहां पर, जितना भी उन्हें हिजबुल्लाह को वीक करना है वो कर लें, ताकि वो भी उसके बाद वार्तालाप में आ पाए। तो ये पैरेलली चल रहा है और सोच समझकर चल रहा है। अभी मुझे इस तरह से दिखाई देती है स्थिति कि
ईगो वाइज और अपने आप को सरेंडर करने वाइज दोनों कंट्रीज इस स्थिति में नहीं है। इंटरनल गवर्नमेंट को आप देखें, इंटरनल जो वहां पर सिचुएशन है वो पॉसिबिलिटी अभी भी नहीं है और इस टॉक से पहले भी नहीं थी। पाकिस्तान का कोई लेवरेज नहीं है, सिर्फ यह है कि उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है अगर वॉर बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हीं का बॉर्डर यूज किया जाएगा 900 किलोमीटर का, उन्हीं की फौज भी यूज की जाएगी और वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो मना कर पाए। तो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट था उसमें कि हमें कुछ विजिबिलिटी मिल जाए और अगर वॉर रुक जाए तो हमें उस स्थिति में ना आना पड़े जो उन्हें भी मंजूर नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन्हें आना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस तरह से चलेगा कि ऑफिशियली आप कुछ भी एग्री नहीं करेंगे, मगर इंटरनली आप छोटी छोटी टेक्निकल चैनल्स खोले रखेंगे और उन टेक्निकल चैनल्स से कोशिश ये की जाएगी कि हम कुछ भी बयानबाजी ना दें, मगर धीरे धीरे अपने एक्शंस को इस तरह से करें कि हम कुछ 5 या 10% सैंक्शंस हटा दें धीरे धीरे, और हॉर्मुज पर हालांकि कुछ भी ऑफिशियली ना बोलें कि हम कंट्रोल छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, मगर हॉर्मुज को थोड़ा थोड़ा चलने भी दें और उसमें अमेरिका उसमें अपने युद्धपोत बहुत नजदीक ना लाए। दूसरे, ईरान किसी भी युद्धपोत को हैरास ना करे और काम धीरे धीरे चलता रहे, जिससे बातचीत इन 15 दिनों में इस स्टेज पर पहुंच जाए कि वो आपस में दोबारा बात कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और यही कारण है कि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि बेशक बातचीत का अंत हुआ है लेकिन कूटनीति का रास्ता अभी भी बाकी है, यानी कि आगे और राउंड हो सकते हैं बातचीत के, लेकिन उसको भी समझना इंपॉर्टेंट होगा कि आगे अगर बातचीत होती है तो वो क्या आसान होगी। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ईरान की बात हम कर ही रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका की भी कर रहे हैं कि अगला कदम क्या हो सकता है, लेकिन जब बात चाइना की आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 90% ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना, वहीं अमेरिका भी अपना जो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी रेयर अर्थ मेटल्स की है वो भी चाइना से ले रहा है। तो चाइना अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाइना के लिए भी है। तो इस पूरे में चाइना का कितना रोल बड़ा हो जाता है और आगे चाइना का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, चाइना डायरेक्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है हॉर्मुज स्ट्रेट से। चाइना को 90% जो अपना जो कच्चा तेल और गैस का जो आयात करता है वो सारा यहीं से खर्ग आइलैंड से जाता है और 90% तेल चाइना लेता है ईरान से। तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमला कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो हर हाल में खोल कर रहेंगे, तो अगर वो डिस्टर्ब होता है तो अभी तो चाइना को मिल रहा है वहां से, उसके जो टैंकर्स हैं वो गुजर रहे हैं, आराम से ईरान गुजरने दे रहा है। लेकिन कल अगर वहां डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है, वहां पर मिसाइल्स दागे जाने लगते हैं, तो किसी भी देश का कोई भी टैंकर वहां से नहीं गुजरेगा। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, आपने कहा रेयर अर्थ मेटल्स, यहां पर अमेरिका पूरी तरह से बेस्ड है चाइना के ऊपर। 90% रेयर अर्थ मेटल्स जो है अमेरिका वो चाइना से लेता है और उसके लिए उसके एयरफोर्स, उसकी आर्मी सब उस पर आधारित है, उनमें रेयर अर्थ मेटल्स लगा करके ही वो फिर वो हमला कर पाता है। तो एक तरफ इस युद्ध में जो मैं देख रहा हूं, चाइना पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने ऑयल के कच्चा तेल के लिए ईरान के ऊपर। वो नहीं चाहेगा कि ईरान बर्बाद हो जाए, वो नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाए, उसका कोई कठपुतली वहां बैठ जाए या हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। अमेरिका कभी भी चाइना को नहीं नाराज करेगा। अगर वो नाराज करेगा तो रेयर अर्थ मेटल्स दोबारा से वो रोक देगा। अगर रोक देगा तो उसकी सेना कमजोर हो जाएगी थोड़े दिनों में, तो 4-6 महीने में अंतर दिखने लगेगा। तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और बहुत मुश्किल है अभी ईरान के लिए भी कि आखिर करे तो क्या करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीएन झा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक मेरा क्वेश्चन आपके पास मैंने अधूरा छोड़ा था कि जो 10 पॉइंट मांगे थी ईरान की, क्या वो आपको सेंसिबल अप्रोच लगती है? मुझे तो नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि उन मांगों में से एक भी मांगों को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना ही सुसाइडल सिचुएशन हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए। बहरहाल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि अब अगला कदम क्या हो सकता है? प्रेरणा, देखिए, जो 10 पॉइंट जो मांग थी वार्ता के लिए, जब भी आप किसी डिप्लोमेटिक वार्ता के टेबल पे जाते हैं तो आप मैक्सिमम अपना डिमांड लेके जाते हैं कि जब वार्ता पे बैठेंगे तो जितना उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें हम एक्सट्रैक्ट करें। सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी, वो सारे जो 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 क्वांटम है उस क्वांटम तक एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन आप ये सब चीजें साथ में लेके जाते हैं और वहीं पे उसी नजरिए से आप 10 सूत्री कार्यक्रम को देखिए। दूसरे, जो अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि चाइना का रोल कहाँ आता है, देखिए मैंने भी आपको हिंट दिया था कि ये वार्ता एक ही जगह में सफल होगी और वो है चाइना, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस दोनों कंट्री पे है, अमेरिका पे भी है और ईरान पे भी है, और इसका एक प्रेसिडेंस भी है।
यमन में कितनी लंबी युद्ध चली, जिसमें सऊदी इन्वॉल्व था, जिसमें ईरान इन्वॉल्व था, तो वहां का वार्ता किसने करवाया था? वहां का भी सहयोग जो करवाया था चाइना ने ही करवाया था। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो चाइना का इन्फ्लुएंस अगर दोनों पार्टी ले, क्योंकि अब ये तो अमेरिका तो ये जान चुका है कि पाकिस्तान जो है वो खाली ढोल है, मतलब ढोल जैसा है, बजता हो जाता है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है। उसने पहले ही दिन जब उस पहला ट्वीट उसने डोनाल्ड ट्रंप का जब वो उसने किया था, तो तभी उसने अपनी जो कलर थी वो दिखा दिया था, और पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब इस पूरे रीजन का, मिडिल ईस्ट का, जब पूरा मिडिल ईस्ट बॉयल पे है, तो ऐसे समय में चाइना को चाहिए कि वो एक इनिशिएटिव ले, क्योंकि उससे चाइना का ही फायदा होगा। उसी का जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है सारा, वो वहां पे बचेगा और उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। अगर उसके सरजमीन पे अगर ये ईरान और जो यूएस का ये युद्ध है, इंक्लूडिंग इसराइल, अगर ये चीजें मसला अगर सॉल्व हो जाए एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो उसी का अपना क्रेडिबिलिटी जो है विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि देर सवेर देखिए इस युद्ध को खत्म होना ही है, और ये खत्म डिप्लोमेटिक टेबल पे ही होगा, बिल्कुल डिस्कशन से ही होगा। ये वॉर से कभी ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो ये इनिशिएटिव आने वाले समय में चाइना को लेना चाहिए, चाहे किसी के भी कहने पे वो शुरू करे, लेकिन अगर चाइनीज टेरिटरी पे ये वार्ता अगर शुरू होगी, तो चाइना का इतना इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर में है, अमेरिका के ऊपर में है, कि कुछ पॉइंट्स पे कंसेशन देने के लिए वो उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकता हूं कि उन्हें बाध्य करे कि यहाँ पे आप कंसेशन दीजिए, अभी वॉर रुकने दीजिए, उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक चैनल पे आपको जितनी सारी चीजें करनी है वो आप कीजिए। बिल्कुल ठीक समझाया आपने वीएन झा सर की वॉर जो है ये विश्व साइकिल बन जाएगा कि इधर अटैक हो रहे हैं, उधर से फिर रिटेलिएशन कर रहे हैं। एट द एंड पीस टेबल ही सबसे जो है कंक्लूडिंग रास्ता है, लेकिन इस बीच सबसे मुश्किल बात यही है कि क्या वो पीस टेबल पे वार्ता सफल हो पाएगी। बहरहाल आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे और क्या कुछ फैक्टर्स हैं और क्या आगे कदम हो सकता है अमेरिका का, इजराइल का और ईरान का।